हेलो गाइस, माय नेम इज हेमलता शर्मा एंड स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रीफ कंसेप्ट्स फॉर यू। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत के बारे में। इससे पहले भी मैंने प्लेटो की कुछ स्टोरीज के बारे में बताया है। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत के बारे में। प्लेटोज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। देखिए, प्लेटो का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन पर्पस है, वो है आदर्श राज्य की स्थापना करना। और प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करना चाहते थे। तो इसी जो ये न्याय है, उसी न्याय को प्राप्त करने के लिए प्लेटो दो सिद्धांत देते हैं। पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा प्रणाली एंड सेकंड, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था। तो जो शिक्षा है वो संरक्षक वर्ग, जिसमें कि सैनिक तथा शासक वर्ग आते हैं, उन्हें अपना कार्य करने और समाज के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तैयार करेगी। यानी जो शिक्षा होगी वो संरक्षक वर्ग को अपना जो काम होगा, जो कार्य होगा, उसे करने के लिए और जो सोसाइटी के प्रति जो उनकी ड्यूटीज बनती है उन्हें पालन करने के लिए तैयार करेगी। और तो इससे क्या होगा कि इससे व्यक्ति में जो स्टेट के लिए कुछ अपनी ड्यूटीज पैदा होगी और वो इससे क्या होगा कि राज्य की जो एकता है उसे बनाए रखेगा। लेकिन फिर भी प्लेटो को आशंका है कि शिक्षा ने शासक वर्ग में जो संस्कार या गुण उत्पन्न किए हैं वे विपरीत परिस्थितियों में समाप्त हो सकते हैं। यानी कि फिर भी प्लेटो को कुछ डाउट है कि जो शिक्षा है, शिक्षा के द्वारा जो शासक वर्ग में प्लेटो ने जो संस्कार या गुण उत्पन्न किए हैं, वे जब व्यक्ति पर जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उस परिस्थितियों में वो जो जो गुण है जो उत्पन्न किए हैं वो खत्म भी हो सकते हैं। इसीलिए प्लेटो क्या करता है कि साम्यवाद की व्यवस्था करता है। व्यक्ति जो है परिवार और संपत्ति के आकर्षण में फंसकर निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देने लगेंगे, जिससे वे सामाजिक जीवन के प्रति कर्तव्य की अवहेलना कर सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति होता है और जो परिवार और संपत्ति के मोह में फंसकर जो उनके जो निजी स्वार्थ होते हैं, जो उन्हें वो लोग सर्वोच्च प्राथमिकता देने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनके जो सामाजिक जीवन के प्रति जो कुछ ड्यूटीज होती है उनकी पालना वे लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो ने एक सामाजिक व्यवस्था का सुझाव दिया है। संपत्ति विषयक साम्यवाद और परिवार विषयक साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद। तो प्लेटो की जो साम्यवाद की व्यवस्था है वो केवल संरक्षक वर्ग, सैनिक तथा शासक वर्ग के लिए ही है। और जो तीसरा वर्ग है जिसे उत्पादक वर्ग भी कहा है, उसके लिए प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था नहीं की है। नेटलशिप, जो कि राजनीति के विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न की हुई विचारधारा को प्रभावशाली बनाने वाला तथा उसे नवजीवन एवं नवशक्ति प्रदान करने वाला अनुपूरक यंत्र है। अब हम देखते हैं प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ प्लेटोनिक कम्युनिज्म। तो प्लेटो की जो विचारधारा है वो नवीन और मौलिक नहीं है। यानी प्लेटो की जो साम्यवादी विचारधारा है वो उनकी स्वयं की नहीं है, खुद की नहीं है। प्लेटो की जो साम्यवादी विचारधारा है वो पहले से ही यूनान के नगर राज्यों में उपलब्ध थी। तो स्पार्टा, क्रीट और जो एथेंस है ये यूनान के नगर राज्य थे। तो स्पार्टा में क्या होता था कि जो स्त्रियां थी उन्हें राज्य को सौंप दिया जाता था ताकि वे राज्य के हित में काम कर सके। और जो बालक हैं, जो बालकों की 7 वर्ष की उम्र के पश्चात उन्हें उन्हें भी राज्य को सौंप दिया जाता था और इनका पालन पोषण भी राज्य द्वारा ही किया जाता था। स्पार्टा में जो था व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा थी, यानी कि यहाँ पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे रखने की स्टेट द्वारा परमिशन दी जाती थी। फिर आता है क्रीट। क्रीट में सहकारी खेती की व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पर जो लोग थे वो मिलजुल कर खेती किया करते थे। तो एथेंस, एथेंस में क्या था कि जो स्टेट है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता था किस पर? व्यक्तिगत संपत्ति पर, जिससे कि
जो व्यक्ति है वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब कि जो स्टेट व्यक्ति की पूरी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसका ध्यान रखता था। और मतलब स्टेट के पास अपने स्वयं की खाने भी हुआ करती थी। तो पाइथागोरस जिन्होंने कहा है कि मित्रों की संपत्ति पर सबका समान रूप से अधिकार है, तो पाइथागोरस है, उनके इस विचार में हमें ये पता लगता है कि जो साम्यवाद का जो विचार है वो पहले ही आ चुका था। और जो यूरिपाइड है उन्होंने भी जो प्लेटो की रचना है रिपब्लिक, उससे पूर्व ही नारी साम्यवाद की बात कर दी थी, जिससे कि हमें पता लगता है कि प्लेटो से पूर्व ही जो नारी साम्यवाद है उसके बारे में पहले ही ये बात आ चुकी थी। तो प्लेटो जो थे उनके टाइम में क्या होता था कि जो एथेंस में संपत्तिशाली वर्ग था, अभिजात वर्ग था, उनका शासन हुआ करता था। तो उस समय क्या था कि स्त्री की जो दशा थी वो एकदम दयनीय थी। स्त्री को केवल घर के अंदर ही रखा जाता था। उनका काम केवल यही समझा जाता था कि वो केवल बच्चों का ही लालन पालन करे और जो घर के सारे काम होते हैं वो ही करे। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का प्लेटो पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ा था। तो इसीलिए इन्होंने अपनी जो साम्यवादी विचारधारा है उसका प्रतिपादन करके जो ये सारी बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का प्लेटो ने प्रयत्न किया है। अब आता है प्लेटो के साम्यवाद का क्षेत्र, जो यानी कि प्लेटो की जो साम्यवाद है वो किन किन पर लागू होता है। तो प्लेटो जो है उन्होंने जो अपने साम्यवाद है वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए ही फिक्स किया है, यानी कि केवल संरक्षक वर्ग पे ही प्लेटो के साम्यवाद लागू होगा। और साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो केवल राजनीतिक होगा, आर्थिक नहीं होगा। और उत्पादक वर्ग के लिए प्लेटो ने साम्यवाद की व्यवस्था नहीं की है। बारकर कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए था। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तथा अपने पारिवारिक जीवन की आहुति राज्य के दार्शनिक शासक वर्ग तथा सैनिक वर्ग को ही देनी थी। अब हम बात करें संपत्ति संबंधी साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन भी प्लेटो की जो साम्यवादी विचारधारा है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। प्लेटो मानते थे कि जो व्यक्ति की निजी संपत्ति है वो उसे स्वार्थी और लालची बनाती है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो जो राज्य के प्रति जो उसकी ड्यूटीज बनती है उनका वो पूरी तरह से पालन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए प्लेटो ने जो अपना आदर्श राज्य है उसमें संरक्षक वर्ग, जो अभिजात वर्ग, जो अभिभावक वर्ग है, उन्हें व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति नहीं देता है। और प्लेटो कहता है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होती है वह पथभ्रष्ट हो जाता है, यानी वो विचलित हो जाता है और कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है, जिससे कि राज्य अवनति की ओर जाने का डर, राज्य अवनति की ओर जा सकता है। तो प्लेटो कहते हैं कि संरक्षक वर्ग जो है उसके पास केवल उतनी ही संपत्ति होगी जितनी की जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। और उनके पास ना तो अपना कोई घर होगा और ना ही अपना कोई ऐसा कुछ होगा कि अपनी कोई कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी उनके पास नहीं होगी। उन्हें जो सार्वजनिक भोजनालय है जहाँ पे सभी लोग भोजन करते हैं वहीं पर उन लोगों को भोजन करना होगा। और उन्हें सिपाहियों की तरह डेरों में रहना होगा। और ये मतलब ये केवल एक ऐसे लोग होंगे जिन्हें सोने चांदी से कोई मतलब नहीं होगा। तो और ऐसा क्या होगा कि है ना, इससे कि वे लोग जो राज्य के रक्षक बन जाएंगे, यानी कि वे राज्य की पूरी तरह से सुरक्षा करेंगे। तो इस तरह से प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के लिए जो संपत्ति संबंधी साम्यवाद है उसके बारे में बताया है। और जो उत्पादक वर्ग है उन लोगों के पास अपनी संपत्ति होगी, लेकिन जो संपत्ति वो होगी उसका उत्पादन भी वो लोग राज्य के नियंत्रण में करेंगे, यानी कि राज्य की देखरेख में ही वो अपनी संपत्ति का उत्पादन कर पाएंगे। तो इस तरह से जो राज्य है वो इस बात का भी ध्यान रखेगा कि
जो राज्य है उसमें कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं हो और बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं हो, यानी कि इन दोनों में बैलेंस रखने का काम करेगा स्टेट। और जो सरकार है वो व्यापार होगा, व्यवसाय और उद्योग धंधों पर अपना जो कंट्रोल है वो रखेगी। तो इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार पर उत्पादन और जो राज्य नियंत्रण के प्लेटो समर्थक है। तो इस तरह से प्लेटो क्या कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में आर्थिक शक्ति होगी उस व्यक्ति के हाथ में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, और जिस व्यक्ति के हाथ में राजनीतिक शक्ति होगी उस व्यक्ति के हाथ में आर्थिक शक्ति नहीं होगी। इस तरह से उन्होंने इसके इन दोनों में कंपेयर किया है, इन दोनों के बारे में बताया है। तो विशेषताएं, अब बात करते हैं प्लेटो के जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है उसकी विशेषताओं के बारे में। तो जो ये संपत्ति विषयक साम्यवाद है वो केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही है, ये उत्पादक वर्ग के लिए ये नहीं है, और इसका जो उद्देश्य है वो केवल और केवल राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। राजनीतिक कैसे है? क्योंकि जो इसका उद्देश्य है वो केवल राज्य को जो उनकी समस्याएं होती है, लाइक भ्रष्टाचार हुआ, तो उन ऐसी समस्याओं से दूर करना है। फिर आगे आता है प्लेटो का जो साम्यवाद है वो भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। जैसे कि जो प्लेटो जो संरक्षक वर्ग है उसे प्लेटो अपनी जो संपत्ति है, संपत्ति जो है उससे दूर रहने के लिए कहते हैं। तो इसी तरह से जो प्लेटो का साम्यवाद है वो त्याग का मार्ग है। फोस्टर कहते हैं कि प्लेटो के संरक्षक वर्ग को सामूहिक रूप से संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना नहीं वरन इसका त्याग करना है। अब हम बात करें कि अरस्तु द्वारा प्लेटो के जो संपत्ति विषयक साम्यवाद है उसकी आलोचना के बारे में, कि अरस्तु प्लेटो के जो साम्यवाद है उसके बारे में क्या कहते हैं, उसकी आलोचना किस प्रकार से करते हैं। तो जो अरस्तु है, अरस्तु के अनुसार क्या है कि जो प्लेटो का साम्यवाद है वो आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, यानी कि इसके जो परिणाम है वो आशानुकूल नहीं हो सकते। और जो प्लेटो का साम्यवाद है वो समाज में झगड़ों और फूट को बढ़ावा देने वाली है। और जो अरस्तु के अनुसार अरस्तु के अनुसार जो व्यक्तित्व के विकास के लिए जो निजी संपत्ति है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। इसी से व्यक्ति का पूरा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व विकसित हो पाता है। और जो प्लेटो का साम्यवाद है वो उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होता है, जो कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। तो इससे क्या होगा कि राज्य जो है वो दो विषम समुदाय में बढ़ जाएगा, और इससे जो राज्य की एकता है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। और प्लेटो का जो साम्यवाद है वो व्यक्ति में परोपकार और उदारता की भावना खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि जो वो इंसान है वो उसे जब उसके पास अपनी प्रॉपर्टी होती है तभी वो अपने जो परोपकार संबंधी कार्य है वो ही करता है। अब आता है परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। तो प्लेटो जो है उन्होंने संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति के साथ साथ निजी परिवार से भी वंचित कर दिया है, यानी कि संरक्षक वर्ग अपने पास निजी संपत्ति भी नहीं रख सकते और जो अपना परिवार है वो भी नहीं रख सकते। संरक्षक वर्ग जो है अपने कार्य कुशलता पूर्वक कर सके, इसीलिए उसने उन्हें संपत्ति के मोह के साथ साथ परिवार और स्त्रियों के मोह से भी दूर रखा है। यानी संरक्षक वर्ग जो है अपने कार्य को भलीभांति पूर्वक और कार्य कुशलता पूर्वक कर पाए, इसीलिए प्लेटो ने उन्हें संपत्ति के जो मोह है, संपत्ति का जो मोह है संपत्ति, उसके साथ साथ परिवार और स्त्री के जो मोह है उससे भी दूर रखा है। यानी कि उन्हें प्लेटो ने संपत्ति और परिवार और स्त्रियों को अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल मना करा है, बिल्कुल। तो अब आगे देखते हैं अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग के लोग जो है अपना निजी परिवार नहीं बनाएंगे, यानी कि जो संरक्षक वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है और शासक वर्ग है, उन लोगों को अपना निजी परिवार बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, मतलब कि इनकी कोई भी फैमिली नहीं होगी। और जो इनकी पत्नियां हैं वो सभी
समान होंगी और जो इनकी संतानें हैं वो भी साझा होगी। साझा यानी सबकी संतानें होगी। तो इससे क्या होगा कि संतान जो है वो ना तो अपने माता पिता को पहचान पाएगी और ना ही जो माता पिता है वो अपनी संतान को पहचान पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो माता पिता है उनके जो माता पिता है अपनी वास्तविक संतान को नहीं पहचानेंगे, तो उनके मन में जो है किसी भी बालक या बालिका के लिए मोह पैदा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि संरक्षक वर्ग अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं कि जो प्लेटो का साम्यवाद है और आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन, नहीं सॉरी, अब हम देखते हैं प्लेटो की इस योजना के पक्ष में तर्क। तो अभिभावक वर्ग जो है उन्हें पारिवारिक मोह से मुक्ति दी गई है और राज्य में एकता स्थापित की गई है, क्योंकि जो परिवार है, परिवार क्या करता है कि व्यक्तियों में तेरे मेरे भावना की उत्पन्न करता है और इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि राज्य में एकता स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। प्लेटो ने महिलाओं की स्वतंत्रता और समान अधिकार के बारे में कहा है, यानी कि प्लेटो जो है वो अपना जो जीवन है वो प्लेटो जो है वो सार्वजनिक जीवन जो है वो पुरुषों तक ही सीमित रखना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि जो महिलाएं हैं वे भी शासन कार्य में भलीभांति पूर्वक भाग ले और उनके अनुसार जो पुरुष है जो यानी कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वे महिलाएं भी कर सकती है। जो महिलाएं हैं उनका काम केवल घर के अंदर रहकर बच्चों का पालन पोषण करना ही नहीं होता, बल्कि कि उनका काम भी वे भी पुरुष के बराबर काम कर सकती है। अब प्लेटो के शब्दों में परिवार है जो एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी प्लेस होता है जहां मनुष्य की प्रतिभा का हनन होता है और पत्नी की मानसिक शक्ति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती है। इसीलिए प्लेटो जो है स्त्री मतलब निजी जो परिवार है उसे साथ में रखने के समर्थक नहीं है। अब आगे आता है श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। तो प्लेटो का विचार है कि श्रेष्ठ संतान प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्त्री का विवाह होना आवश्यक है और फिर उन्हीं से एक श्रेष्ठ संतान पैदा होगी जो राज्य के लिए कार्य करेगी, राज्य हित के लिए काम करेगी। तो अब हम देखते हैं अरस्तु द्वारा पत्नियों के साम्यवाद की आलोचना। अरस्तु द्वारा जो है वो पत्नियों के साम्यवाद की आलोचना किस प्रकार से की गई है। तो अरस्तु के अनुसार व्यक्ति जो है वो संपूर्ण राज्य को अपना परिवार नहीं मान सकता और जो परिवार है वो मनुष्य की राजनीतिक यात्रा का प्रथम सोपान होता है। अब अरस्तु के अनुसार जो उत्तम संतान है उसको प्राप्त करने के लिए पशु जगत के नियम को लागू करना सही नहीं होता, यानी कि जो उत्तम पशु जगत है, जैसे कि ये ये मतलब पशु जगत में क्या होता है कि पता नहीं होता ये किसकी संतान है। तो इस तरह से अरस्तु के अनुसार अगर उत्तम संतान के लिए पशु जगत के जो नियम है उसे लागू करना एकदम ठीक नहीं है। इस व्यवस्था ने व्यक्ति को केवल एक साधन बना दिया है। अभिभावक वर्ग को पारिवारिक जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होगा, यानी कि यदि अभिभावक वर्ग के पास अपना निजी परिवार होगा ही नहीं तो उन्हें पारिवारिक जीवन का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है वो कैसे प्राप्त होगा, वो तो प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। तो प्लेटो इस तरह से साम्यवाद की आलोचना करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन। तो देखिए आधुनिक साम्यवाद जो है उसका हम उसको हम एक आर्थिक रूप से उसके बारे में थोड़ा आर्थिक रूप में उसका मतलब लिया जाता है और जो प्लेटो का साम्यवाद है उसका अर्थ राजनीतिक रूप में लिया जाता है। तो आधुनिक साम्यवाद के जो प्रमुख विचारक हैं वो उन्हें आधुनिक साम्यवाद के विचारक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जिन्होंने साम्यवाद को समाज की उन्नत अवस्था के रूप में मान्यता दी है। तो प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन। देखिए जो
प्रयोग क्षेत्र है, जो प्लेटो का साम्यवाद है, वो केवल संरक्षक वर्ग पर ही लागू होगा, जिसमें कि शासन वर्ग और सैनिक वर्ग आते हैं। और जो आधुनिक साम्यवाद है वो संपूर्ण समाज पर लागू होगा। फिर साम्यवाद की प्रकृति। तो साम्यवाद की जो प्रकृति है, जो प्लेटो का साम्यवाद है, वो संपत्ति और स्त्रियों की साझेदारी का समर्थन करता है। लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो केवल निजी संपत्ति के जो सामान्य स्वामित्व है उसकी बात करता है, और ये जो परिवार संस्था है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता है। अब आता है लक्ष्य। जो प्लेटो का साम्यवाद है वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना करना चाहता है, लेकिन आधुनिक जो साम्यवाद है वो अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। जैसे आधुनिक साम्यवाद में इस नियम को लागू कर सकते हैं कि जैसे हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब देखते हैं दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार है वो प्लेटो का जो साम्यवाद है वो नैतिक मूल्यों को प्रमुखता देता है, लेकिन जो आधुनिक साम्यवाद है वो अपने जो लक्ष्य है उसकी सिद्धि के लिए क्रांति का आह्वान करता है, क्रांति को बुलाता है और औद्योगिकरण का सहारा ढूंढता है। और इसीलिए जो वो भौतिक संतुष्टि की प्रधानता करता है। और जो प्लेटो का साम्यवाद है वो सत्ता के लिए दार्शनिक वर्ग को ही उपयुक्त मानता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद जो है वो सत्ता के लिए उपयुक्त पात्र सर्वहारा वर्ग को ही मानता है। तो इस तरह से हमने प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद का तुलनात्मक अध्ययन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।